हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यपाल, गवर्नर के बारे में। गवर्नर जो है प्रेसिडेंट की तरह ही वाइड पावर पोजेस करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं जितने पावर्स एंड फंक्शंस प्रेसिडेंट के पास थे। होते हैं अच्छे खासे, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं होते। जैसे प्रेसिडेंट के केस में हम लोगों ने ये लिस्ट देखो, अगर आप 7 पावर्स की लिस्ट हमने पढ़ी थी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशल, ये तो इनके पास भी है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशल, फाइनेंशियल पावर इनके पास भी। लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा क्या पावर्स होती हैं, इसके ऊपर चलिए अलग से क्वेश्चन बन सकता है। डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर। और ये थोड़ा सा देखो, वैसे तो मयूर अर्पित लॉजिकल बात है कि हमें वैसे तो पता ही होना चाहिए कि डिप्लोमेसी के लिए राज्यपाल को थोड़ी ना भेजेंगे दूसरे राजदूतों से और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों से बात करने के लिए। सिमिलरली आर्म फोर्सेस जो है उनका सुप्रीम कमांडर राज्यपाल को थोड़ी ना बनाया जा सकता, क्योंकि वो तो देश की होती हैं। राज्य की अलग अलग आर्मी, नेवी, मिलिट्री होती है क्या हर एक राज्य की अलग श्रेया? बिल्कुल नहीं। और सिमिलरली आर्टिकल 352, 356 और 360 में राज्यपाल का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो तो हर एक राज्य के अलग होते हैं, है ना। एंड जो प्रेसिडेंट रूल जो लगता है, तो हम लोग प्रेसिडेंट रूल उसको कहते ही इसलिए क्योंकि वो गवर्नर इनवाइट प्रेसिडेंट को करता है, खुद को थोड़ी ना इनवाइट करता है कि मैं अपना रूल लगा रहा हूँ। कभी गवर्नर्स रूल सुना है तुमने कभी कहीं? हमारे होता है देश में गवर्नर्स रूल या प्रेसिडेंट रूल होता है? प्रेसिडेंट रूल होता है ना। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक अलग से श्रेय इसका चिट्ठा इसलिए बना लेना, मतलब स्टिकी नोट्स पे लिख लेना, ताकि बस एग्जाम के अंदर मैं हर एक वो चीज़ स्टिकी नोट में इसलिए लिखवा देता हूँ। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें सोच विचार मतलब इतना भी टाइम हम लोग वेस्ट ना करें कि सोच विचार भी करना पड़े। क्यों करना पड़े? ऑन द स्पॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ खेलना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन ये होमवर्क पहले से ही होना चाहिए, 1 साल इज मोर देन एनफ। ठीक है, अब राज्यपाल के पावर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी चाहिए बताओ आप लोगों की सिस्टम क्या बोलता है? लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग पावर से। ठीक है, जो गवर्नर है वो एक अर्पित इंटीग्रल पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। गवर्नर क्या अर्पित मेंबर होता है स्टेट लेजिस्लेचर का? एमएलए, एमएलसी होता है, हो सकता है। नहीं। प्रेसिडेंट क्या मयूर एमपी हो सकता है लोकसभा या राज्यसभा में? वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है एमपी या लोकसभा या वो जो लोकसभा तो छोड़ दो, राज्यसभा में हो सकता है। अरे वाह, है शली श्रेया, वाइस प्रेसिडेंट एमपी हो सकता है राज्यसभा में? नहीं ना? अरे श्रेया कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। बिल्कुल नहीं। श्रेया चिल्लाना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ बोला बोलने के लिए। ठीक है, इन दैट कैपेसिटी जो गवर्नर है, ही और शी हैज़ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, नंबर 1, स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है एंड डिसॉल्व कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। यहाँ पर डिसोल्यूशन के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्यों नहीं लिख रखा है? डिसॉल्व क्योंकि असेंबली होती है, जस्ट लाइक पार्लियामेंट के अंदर डिसॉल्व लोकसभा होता है ना। मैं एक बार यहाँ पर कंपैरिजन के लिए ना इसको भी प्रेसिडेंट को भी खोल लेता हूँ। यहाँ पर देखो, अच्छा यहाँ पर ज्वाइंट सेटिंग का समन भी लिखा हुआ है एक प्रेसिडेंट की पावर। यहाँ कहाँ गई ज्वाइंट सेटिंग, क्यों नहीं है? किसने बोला? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अरे ठीक है यार, तुम यार किसी दिन शायद मुझे गाली देगी, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? 10 बार बता चुकी हूँ मैं 15 दिन पहले। उसके बाद मतलब कमाल है शैली। वैसे पता है इन लोगों के फायदे के लिए पूछो, लोग दांत मिसा के जवाब देते जैसे एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर। जैसे जैसे मतलब मैं ये लेक्चर अपने लिए बना रहा हूँ कि बोर हो रहा था मैं बैठ के, चलो दीपांग अपने आप से ही बातें कर ले पीडीएफ खोल के। ठीक है, उसके बाद गवर्नर कैन एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। मतलब राज्यों में जब सीएम और उनके मंत्रिमंडल के, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के जब इलेक्शन हो रहे हैं और पहला सेशन जो है शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो होने वाला है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको एड्रेस करते हैं राज्यपाल, गवर्नर। और हर एक साल का जो पहला एक सेशन होता है उसको भी एड्रेस करते हैं। अच्छा, पहला सेशन हर एक साल का कौन सा होता है जल्दी बताओ, क्या कहते हैं उसको? बजट सेशन। सेम पावर प्रेसिडेंट के केस में भी है, वो एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को फर्स्ट सेशन के बाद आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ द ईच ईयर। ठीक है,
एंड यहाँ पर ईच ईयर कौन सा है, बजट सेशन अगेन, ठीक है, हाँ फाइनेंशियल ईयर वही। उसके बाद गवर्नर जो है ही और शी कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेज, ऐसा क्यों लिख रखा है हाउस और हाउसेज, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है तो, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बाइकैमरल है तो, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू कि अगर वहां पर कोई भी बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है या कोई भी मुद्दा है, देखो जैसे अदरवाइज लिख रखा है ना, तो मयूर इसका मतलब है कोई भी अन्य मुद्दा जो कि लगता है राज्यपाल को, उसके लिए वो मैसेज पहुंचा सकते हैं कि क्या सोचते हो, क्या चाहिए, या फिर क्या करना चाहते हो बता दो, मुझे अपडेट दे दो, वो चीज़ है, ठीक है। लेकिन श्रेया ये लिखने के लिए ठीक होता है। मैं एक बात बताऊं अर्पित, आप भी जानते होगे, सब लोग जानते होगे आप में शैली, जहाँ पर ये राज्यपाल और राष्ट्रपति का कुछ लेना देना नहीं है, जहाँ फ़ायदा नहीं दिख रहा होता, ये चीज़ें लिखी की लिखी रह जाती हैं। उनको क्या लेना देना चाहिए, मैसेज पहुँचाकर हाउस के अंदर क्या हो जाएगा उससे। सोच के देखो ज़रा, इंडियन प्रेसिडेंट करंट प्राइम मिनिस्टर को मैसेज पहुँचा रहे हैं, हाँ भाई तुम वो बिल पास करवाने वाले थे, क्या होगा बदले में, पता है कैसा रिप्लाई आएगा श्रेया, मतलब बंद कमरे के अंदर और वो बेड की जगह याद है ना नीचे घुसने वाली बस। उसके बाद गवर्नर कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, MLA, ठीक है, कि वो प्रिसाइड करें ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स, स्टेट विधानसभा की प्रोसीडिंग्स के ऊपर वो प्रिसाइड करें जब दोनों स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो ऑफिसेस हैं उधर वैकेंसी आ जाए। सिमिलरली गवर्नर कैन ऑल्सो अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन होता है यहाँ पर मेंबर, MLC, कि वो प्रिसाइड करें ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स जब ऑफिस चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के वेकेंट हो जाएं। प्रेसिडेंट भी यही करते हैं। अच्छा एक बात की क्लैरिटी आप सभी को है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की जो पोस्ट होती हैं ये राज्यों के लेवल पे भी होती है, लाइक पार्लियामेंट। हाँ के ना बोलो ना, बिल्कुल ठीक है। मैसेज सेंड करने वाली बात प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर है, और अपॉइंटमेंट वाली ये जो चीज़ है कि वो किसी भी मेंबर को लोकसभा के वो कर सकते हैं, ये वाली पावर इनके पास भी है, ठीक है। उसके बाद गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। अच्छा, नॉमिनेशन की क्राइटेरिया के अंदर पहले एक बारी मैं राष्ट्रपति वाली चीज़ आपको क्लियर कर दूं। देखो जो एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेट होते थे अब तो ये होते नहीं है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज़ मिट गई पूरी की पूरी, ईयर आपने बताया नहीं, आप लोगों ने किसी ने भी ईयर उस दिन के बाद, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन ईयर तो बता दो पक्का, अगर गलत हुआ है मयूर 2019, ठीक है 2019 ही है श्रेया, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, हाँ ये नॉमिनेशन के कंटेक्स के अंदर प्रेसिडेंट राज्यसभा के केस के अंदर अपर हाउस के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, ठीक है। यहां पर देखते हैं राज्यपाल जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सबसे पहली बात मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला जो मुद्दा था ना, कि जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे 2 मेंबर्स को, ठीक है, कहाँ गया ये, 2 मेंबर्स को लोकसभा के अंदर, सिमिलरली राज्यपाल भी नॉमिनेट करते थे 1 मेंबर को, एक विधानसभा के अंदर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ये चीज भी मिट गई, इसको भी निश्ते नाबूद कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, सेम क्या बोलने में शर्म आती है हैं मैं बताऊंगा, मैं भी बोल दूंगा मयूर फुकरे की तरह है खाम खा 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ठीक है। ये चीज़ अब ये नहीं रही है, लेकिन गवर्नर कैन नॉमिनेट 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ
अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विच इज नोन एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद फ्रॉम अमंग्स पर्सन जिनके पास स्पेशलाइज नॉलेज हो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो 5 फील्ड के अंदर। ये 4 तो सेम है, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, यही दिख रही है हमें। लेकिन ये चीज़ हमारे पार्लियामेंट वाले चैप्टर से ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है हमारी। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, एक सेकेंड, एग्जाम्पल के तौर पर क्या यहाँ पर मैं अमूल एज अ मूवमेंट को मेंशन कर सकता हूँ कि अगर राज्यपाल को गुजरात के अंदर, अगर आनंद शहर के अंदर कुछ ऐसे मेंबर्स को नॉमिनेट करना होता, करा नहीं वैसे, करना होता अगर, तो क्या वो अमूल एज अ डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट के मेंबर्स को, लाइक वर्गीज कुरियन जैसे लोगों को जो व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आए, क्या इनको अपॉइंट करा जा सकता था? क्या गुजरात की गुजरात में होती भी नहीं है वैसे तो विधान परिषद, लेकिन अगर होता और राज्यपाल के दिमाग में आता तो क्या ऐसा करना ठीक होता क्या, कोऑपरेटिव मूवमेंट का टर्म यूज करके? हैं, बिल्कुल। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, राज्यपाल ही और शी डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके वो ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि अगर जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को डिसक्वालीफाई करा गया है तो यह करना ठीक है कि नहीं है, एक बार के लिए वो कंसल्ट कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद जब भी एक जो बिल है वो गवर्नर को सेंड करा जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद उनके पास अलग अलग प्रकार के ऑप्शन होते हैं। वो बिल को साइन कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर रोक सकते हैं और वापस कर सकते हैं बिल को, लेकिन मनी बिल को नहीं, फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन बिल अगर इनको दोबारा अगर क्या कहते हैं पेश करा जाए तो इनको साइन अमेंडमेंट के साथ या विदाउट अमेंडमेंट तो गवर्नर को सिग्नेचर देने पड़ते हैं। चौथा ऑप्शन होता है वो रिजर्व कर सकते हैं बिल को फॉर द कंसिडरेशन ऑफ राष्ट्रपति। इस केस के अंदर सच रिजर्वेशन इज एक केस के अंदर इस प्रकार का रिजर्वेशन जो है कि वो उन्होंने बिल को रिजर्व करके रख लिया, वो ऑब्लिगेटरी होता है। ध्यान से सुनना, कब वो रिजर्व करके रख लेंगे, इन वन केस सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेटरी। अभी तक हमें बार बार ये गवर्नर के कंटेक्स्ट के अंदर ये मुद्दा बताया जा रहा था शैली, कि वो बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। अब यहाँ पर हमें वो प्रॉपर तरीके से सरकमस्टेंस बताया जा रहा है मयूर, शैली, अर्पित, के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं किसी स्टेट के, वो कौन से सरकमस्टेंसेस के अंदर राष्ट्रपति से बिल को साइन करवाने के लिए रख लेंगे जो कि विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा पास हुआ है। वेयर द बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ये किसी एक स्टेट हाई कोर्ट की पोजीशन को एंडेंजर करता हो, यानी कि कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का बिल इंटरफेयर कर रहा है एक स्टेट लेवल के जुडिशियल सिस्टम के साथ। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, या कुल मिलाकर जुडिशरी के साथ? स्टेट लेवल की जुडिशरी तो कहने नहीं चाहिए, हाई कोर्ट तो ऐसा कुछ नहीं होता कि स्टेट लेवल की जुडिशरी होती है, क्योंकि हाई कोर्ट के कोई भी डिसीजन पूरे देश के ऊपर बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, और जुडिशरी के साथ इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, इन एडिशन, और गवर्नर को एक चीज़ लग गई कि गवर्नर को ना समझ में नहीं आ रहा, तो गवर्नर प्रेसिडेंट के साथ साइन करवाने के लिए रख लेते हैं। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट को भी समझ में नहीं आ रहा तो प्रेसिडेंट किससे सुझाव लेगा इस चीज़ के लिए? नहीं नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट। और ये प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है? जुडिशियल पावर। इन एडिशन गवर्नर कैन ऑल्सो रिजर्व द बिल अगर वो फॉलोइंग नेचर के हों, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन के अगेंस्ट हो, वो डीपीएसपीस के अगेंस्ट हो, कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, हद से ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा, यानी कि वो डिसीजन एक राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के द्वारा लिया जा रहा है, लेकिन हो सकता है ना वो राज्य किसी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर पे आता हो और उसका कोई भी ऐसा बिल जो कि रिवर शेयरिंग, वाटर शेयरिंग या बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ रिलेटेड हो, जिससे हो सकता है कि देश के इंटरेस्ट प्रभावित हो, या हो सकता है कि वॉर जैसी सिचुएशन बन जाए। अब राज्यपाल को लगता है भाई इन पछड़ों में मैं नहीं पढ़ता, ये राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करवा लो, ये बेटर है। या फिर डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का बेसिकली ये मतलब है, अब आपके दिमाग में आएगा ये क्या है, ये ना बॉर्डरिंग नेशंस की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। जैसे याद करो,
100th अमेंडमेंट एक्ट, मैं अक्सर बता चुका हूं आपको, बांग्लादेश के साथ हमने एनक्लेव्स कुछ गांव एक्सचेंज करे थे, याद है? अब बेसिकली ये मुद्दा कहां का था? ये मुद्दा था वेस्ट बंगाल की सरकार का, है ना? अब वहां पर कोई बिल विल अगर मान लो ऐसा पास हुआ होता और वो करके, लेकिन हालांकि हमारे देश में तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, लेकिन अगर बांग्लादेश की जो विधानसभा है उसने भी कुछ ना कुछ अपने विधानसभा के अंदर ना चेंजेस करे थे इसको देखने के लिए, वो लोग भी बिल लेकर आए थे। तो इससे नेशनल इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? और दूसरी चीज़ ये कि क्या ये मुद्दा कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड था? बिल्कुल था। कुछ एनक्लेव्स वहां पर, गाँव को ना विलेजेस ना नहीं बोल के उस एग्रीमेंट के अंदर एनक्लेव्स बोला गया था। ये प्रभावित हो रहे थे बहुत तगड़ी तरीके से, ठीक है? अब यहां पर हम लोग एक पॉइंट चल लेते हैं। लक्ष्मीकांत ने, श्रेया ये किसी रोली बुक से ये चीज़ उठाई है, ठीक है? उधर एक चैप्टर है, सेज एंड सैबटार द गवर्नर, सोली सरबजी रोली बुक। तो श्रेया आप इसको पढ़ना, फ्री टाइम है, मुझे भी बताना क्या दे रखा है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद गवर्नर कैन प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट जो है वो भी ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate कर सकते हैं जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। एक बात याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया था प्रेसिडेंट के चैप्टर के केस के अंदर, ये जो ऑर्डिनेंसेज हैं दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। जब पार्लियामेंट रीअसेंबल होगा किसी भी सेशन के टाइम पर या कभी भी, तो 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको अप्रूव करना चाहिए, और प्रेसिडेंट चाहे तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को। राज्यपाल के केस के अंदर हम लोग देखते हैं दीज ऑर्डिनेंसेज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे वो यूनिकैमरल हो चाहे बाइकैमरल हो, विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। सेम चीज़ है। और गवर्नर भी चाहे तो वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर होती है गवर्नर की, ओके? उसके बाद वो रिपोर्ट ले डाउन करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ले डाउन करते हैं रिपोर्ट इसकी फाइनेंस कमीशन की, यूनियन फाइनेंस कमीशन की, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन की। मान लो ये है यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं तो ये यूपीएससी की रिपोर्ट, और ये मध्य प्रदेश के कोई राज्यपाल हैं तो एमपीपीएससी की रिपोर्ट, ठीक है? या पंजाब के हैं तो पीपीएससी की रिपोर्ट, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो होती है, कैग की रिपोर्ट, तो पूरे देश को प्रभावित करती है, उसके इंटरेस्ट को ये बताती है कि खर्चे जो हुए हैं, जितना भी पैसा निकाला गया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, वो सही जगह पे खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी रिपोर्ट जो है, जो कि रिलेटेड होती है अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, ये ले डाउन करते हैं राज्यपाल बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभा और विधान परिषदों में इन रिपोर्ट्स को रखवाया जाता है। ये हमने कुछ 10 पावर्स एंड फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस हमने कवर करा गवर्नर के केस के अंदर। इन सिमिलरली यहाँ पर भी हमने प्रेसिडेंट के केस के अंदर ये सिमिलर थी चीज़ें देखी थी, ठीक है? एक एडिशनल चीज़ हमने ये देखी थी, आपको याद होगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, अब क्योंकि नाम ही उनका यूनियन टेरेटरी है तो वो यूनियन गवर्नमेंट की निगरानी में होते हैं, तो उनके बेसिकली उनको चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं ये प्रेसिडेंट बना सकते हैं, स्पेशली उन केंद्र शासित प्रदेशों की जहाँ पर विधानसभा नहीं है ना? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड लद्दाख, ठीक है? इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, और पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे हम लोग गवर्नर की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।